अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरे लिए 15 दिन बहुत थे और फिर मैंने सोचा कि हालात ज़्यादा नाजुक और हसास बनाकर ज़रूरत के मुताबिक मैं मज़ीद मोहलत भी हासिल कर लूँगा। मैंने नाथन से कहा, यह हकीकत मेरे पेश नज़र है इंस्पेक्टर, तुम मेरे ऑपरेशन के लिए ज़रूरी इंतजाम कर दो। वो बोला, मैं तुम्हें यहाँ के मज़दूरों जैसे कपड़े ला दूँगा। तुम्हारा रंग महाराष्ट्र के रहने वाले तमिल लोगों जैसा है, तुम पर कोई शक नहीं करेगा, जबकि तुम तमिल और तेलुगु ज़बान भी रवानी से बोल लेते हो। कल ही तुम बंदरगाह के लेबर ऑफिस में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। मैं ये ज़ाहिर करूंगा कि तुम्हारे माँ बाप को जानता हूँ, जो श्रीलंका में मरे गए थे। तुम अपना नाम बनकटा बताना, बाकी मैं संभाल लूँगा। इसके बाद नाथन ने मुझे कन्याकुमारी की छोटी सी बंदरगाह के इस इलाके का हदूद अरबा बताया, जो आम शहरियों के लिए ममनुआ इलाका था, और कहा कि मैं दूसरे रोज़ सुबह 8 बजे वहाँ गेट के पास पहुँच जाऊँ और पहरेदार से कहूँ कि मेरा नाम वेंकटा है और मुझे इंस्पेक्टर नाथन से मिलना है। जब नाथन चला गया तो मैंने कमरों में ऐसी जगह तलाश शुरू कर दिया जहाँ मैं अपना ट्रांसमीटर छुपा सकूँ। नाथन भी इंटेलिजेंस का आदमी था और उसकी नज़रें भी अकाबी थीं और ज़मीन के अंदर की चीज़ें मालूम कर लेने की सलाहियत रखती थीं। मैं उन नज़रों से भी ट्रांसमीटर को बचाना चाहता था। कमरों के फर्श लकड़ी के थे, वहाँ मुझे कोई ऐसी काबिल एतबार जगह दिखाई ना दी। किचन का एक दरवाज़ा बाहर जंगल में खुलता था। यहाँ बेतरतीबी से बिखरे हुए नारियल, ताड़ और सुंबल के घने दरख्त थे। ज़मीन पर जंगली घास उगी हुई थी। मैंने एक जगह को चुन लिया और वापस अपने कमरे में आ गया। ट्रांसमीटर को छुपाने का काम रात के अंधेरे में करना चाहता था। कोट की जेब से ट्रांसमीटर निकाल कर मैंने बिछौने के सरहाने के नीचे रखा और बिस्तर पर लेट गया। ट्रेन में 2 दिन और 1 रात मुसलसल सफ़र में अच्छी तरह सो नहीं सका था। चुनाचे बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। जब सोकर उठा तो इंस्पेक्टर नाथन को देखा, जो मेरे पलंग के सामने बेद की आरामदा कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। कैप्टन, अच्छा किया तुमने आराम कर लिया, खुद को ज़्यादा चाको चौबंद महसूस करोगे और बेहतर अंदाज में सोच सकोगे। इंस्पेक्टर नाथन, जो इस वक्त मुझसे तमिल में बात कर रहा था, मद्रास यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था और काफ़ी ज़हीन था। मैं जल्दी से बिस्तर पर उठकर बैठ गया। आंखें मलते हुए गोशाई चश्म से अपने सरहाने को देखा कि वो अपनी जगह से खिसका तो नहीं, क्योंकि उसके नीचे ट्रांसमीटर था। मैं तजब्जुब में था। मैं सरहाने के नीचे देखना चाहता था, मगर नाथन की मौजूदगी में ऐसा करना खतरे का बायस था। मैंने जमाही लेकर नाथन से कहा, माय डियर इंस्पेक्टर, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दोगे? हालत खुश हो रहा है, तुम्हारे यहाँ काफ़ी हब्स है। वो जल्दी से उठा किचन में चला गया और उसके किचन में दाखिल होते ही मैंने सरहाने के नीचे हाथ मारा। मेरी जान में जान आ गई। ट्रांसमीटर सरहाने के नीचे मौजूद था। नाथन गिलास में पानी ले आया और बोला, तुम्हारे मजदूरों वाले कपड़े ले आया हूँ, वो सामने तपाई पर रखे हुए हैं, और हाँ, तुम्हारे लिए रात का खाना भी लाया हूँ। इस वक्त शाम होने वाली थी, मगर गर्म मौसम की वजह से जंगल में अभी दिन की रोशनी फैली थी। इंस्पेक्टर नाथन कुर्सी पर बैठते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हारी नौकरी का सारा बंदोबस्त कर लिया है। वहाँ किसी को नहीं बताया गया कि तुम दरअसल कौन हो। असल में खदशा था कि दुश्मन को तुम्हारी हैसियत का इल्म न हो जाए, लेकिन नौकर हो जाने के बाद तुम्हें मुझसे दूर ही रहना होगा। तुम्हारी रिहाइश इस मकान के पीछे जंगल में बनी हुई एक झोंपड़ी में होगी, लेकिन तुम जब जाओ इस मकान में भी आ सकोगे। अगर तुम देखो कि हर तरफ खरियत है तो रात को इसी पलंग पर आकर सो सकते हो। यहाँ तुम्हें फ्रिज में रात का खाना पड़ा हुआ मिल जाएगा, लेकिन रात को तुम यहाँ रोशनी न करना। उसने मुझे कपड़े दिखाए। ये खद्दर का मेला सानी मस्तीन का कुर्ता और धोती थी। चप्पल पहले ही मेरे पास मौजूद थी। इंस्पेक्टर नाथन कह रहा था, तुम्हारे झोंपड़े में तुम्हारी ज़रूरत का मामूली सामान रख दिया गया है। हाँ, एक बात मैं तुम्हें बताना ज़रूरी समझता हूँ। बंदरगाह की खाड़ी में जहाँ हमारी अब दोस्त खड़ी है, वहाँ के चीफ सिक्योरिटी का नाम कोल पट्टी है। सिर्फ उसको तुम्हारी असलियत से आगाह कर दिया गया है। अगर कभी तुम समझो कि तुम्हारा एटमी अब दोस्त के अंदर जाना ज़रूरी है, तो तुम सिक्योरिटी ऑफिसर कोल पट्टी से मिलोगे, उसे अपना कोड वर्ड इशू का बताओगे और वह तुम्हें अब दोस्त में अपने साथ अंदर ले जाएगा। इसके अलावा वहाँ जेटी के किसी अमला को तुम्हारी हैसियत नहीं बताएगी। अब मैं जाता हूँ, कल 8 बजे मेरे ऑफिस के बाहर पहुँच जाना। वो चला गया। मैंने उसके जाने के बाद सरहाने के नीचे से ट्रांसमीटर निकालकर अपने खद्दर के कुर्ते की जेब में रखा। गौसल खाने में जाकर गौसल किया। उस वक्त तक शाम हो चुकी थी। फिर फ्रिज से चावल निकाल कर गर्म किए और मछली के साथ खाए। जब रात गहरी हो गई तो मैं किचन के अगबी दरवाजे से निकलकर बाहर दरख्तों में आ गया। किचन की अगबी दीवार के सामने
संबल के एक घने दरख्त के गिर्द पत्थर का चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे के पत्थर जगह जगह से हिल गए थे। चबूतरे के पीछे मैंने एक पत्थर को बाहर निकाल कर ट्रांसमीटर को उसमें छुपाया और पत्थर को वापस उस जगह पर लगा दिया। इस किस्म की खतरनाक चीज़ के लिए यह जगह बिल्कुल महफूज थी। अगर बदकिस्मती से बरामद हो भी जाती है तो मैं ये कहकर इल्ज़ाम से बरी हो जाता कि यह किसी सनहाली एजेंट की कार्रवाई है। दूसरे दिन मैंने मजदूरों जैसे कपड़े पहने और मकान के दरवाजे को छोटा सा ताला लगाकर बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया। सारा इलाका खाली खाली था। मेरे बाएं जानिब दूर दरख्तों के तनों के पीछे से कन्याकुमारी के छोटे से कस्बानुमा शहर के मकान दिखाई दे रहे थे। दाएं जानिब समंदर नजर आने लगा था। कुछ जहाज़ों के मस्तूल और उन पर लहराते झंडे भी नजर आ रहे थे। 2-3 स्टीमर समंदर में साहिल के करीब घूम रहे थे। ये मेरीन सिक्योरिटी के स्टीमर थे। इंस्पेक्टर नाथन के बताए हुए पते के मुताबिक मैं बंदरगाह के मशरकी गेट के पास आकर रुक गया। मैंने अपने बालों को उलझा रखा था, गले में काला धागा था और माथे पर विष्णु के तिलक की 3 सफ़ेद लकीरें डाल रखी थीं। धोती को मैंने जनूबी हिंद के मजदूरों की तरह उड़स लिया था। गेट पर मद्रासी पहरेदार स्टेन गन लिए खड़ा था। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसने मुझे डांट दिया कि वापस जाओ, इधर क्या करने आ रहे हो। मैंने हाथ बांधे हुए कहा कि मुझे श्रीनाथन जी से मिलना है, उन्होंने मुझे बुलाया है। मैं तमिल बोल रहा था। इंस्पेक्टर नाथन ने उसे मेरा पता बता दिया था। गार्ड ने गेट खोलकर कुछ फासले पर इमली के दरख्तों के साए में बने हुए एक ढलानी छत वाले दफ्तर की तरफ इशारा किया और कहा वहां चले जाओ। मैंने एक बार फिर प्रणाम किया और लेबर ऑफिस के बाहर आकर एक तरफ ज़मीन पर तमिल लोगों की तरफ पंजों के बल बैठ गया और ज़मीन पर उंगली से लकीरें डालने लगा। मुझे यकीन था कि इंस्पेक्टर नाथन ज़रूर बाहर आएगा और ऐसा ही हुआ। चंद सेकंड गुजरे होंगे कि इंस्पेक्टर नाथन हाथ पर आहिस्ता आहिस्ता बेद मारता हुआ कमरे से बाहर निकला। वो कस्टम ऑफिसर की पूरी वर्दी में था। मैंने जल्दी से उठकर उसे प्रणाम किया और झुक गया। इंस्पेक्टर नाथन ने बेद से दफ्तर की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब के पास जाकर अपना नाम लिखवा दो वनकटा, इधर दारू पीकर गड़बड़ की तो निकाल दूंगा। मैंने हाथ बांधकर कहा, गड़बड़ नहीं करूंगा महाराज। और मैं लेबर ऑफिसर की तरफ बढ़ा। वहाँ एक सिख लेबर ऑफिसर रजिस्टर खोले बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा और गुस्से से बोला, क्यों है तू वनकटा है? हाँ महाराज। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। यहाँ अंगूठा लगाओ। वो सख्त बेजार लग रहा था। मुझे पंजाबी जबान में गालियाँ देने लगा। साले आ जाते हैं चूहों की तरह बल से निकलकर। इंस्पेक्टर नाथन ने हिकमत अमली से काम लेते हुए मुझे खाड़ी के अंदर ड्यूटी पर लगा दिया था। रूसी हट में अब दो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी। नारियल के बेंगे टेढ़े दरख्तों के तनों के दरमियान से मुझे उसका हल्के नीले रंग का एक डेक और बेजवी जंगला नजर आ रहा था। भारतीय बैरिया के 4 मेरीन गार्ड स्टेन गने थामे चारों जाने पहरे पर चौकस खड़े थे। अब दोस्त से थोड़े फासले पर एक छोटा सा स्टीमर भी जेटी के साथ लंगर अंदाज था, जिसमें से लकड़ी के करेट उतारे जा रहे थे। यहाँ काले काले दुबले पतले तमिल मजदूर काम पर लगे थे और मैं से किसी को अब दोस्त की तरफ जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं भी इन मजदूरों के साथ मिलकर काम करने लगा। दोपहर तक स्टीमर में से बक्स निकाल कर ट्रेलर पर लादते और उन्हें गोदाम तक पहुंचाते रहे, जो खाड़ी के जंगल में दरख्तों के नीचे बना हुआ था। इस दौरान मैं दूसरे मजदूरों से सरसरी से तारुफ भी हो गया। उनमें कोई भी मुझे मशकूक न लगा, मगर अभी तक मैं उनके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता था। दोपहर को मैंने जेटी की छोटी सी कंटीन पर उबले हुए मोटे चावल और दाल लिया और एक तरफ ज़मीन पर बैठकर खाने लगा। दूसरे मजदूर भी इधर उधर ज़मीन पर बैठे हुए अपनी अपनी पोटलियाँ खोलकर भोजन कर रहे थे। किसी ने मुझसे कोई बात न किया। दोपहर के बाद मुझे माल गोदाम के फर्श की सफाई पर लगा दिया। शाम को छुट्टी हुई तो मैं वापस अपने जंगले वाले मकान के करीब उस झोंपड़ी में आ गया, जो इंस्पेक्टर नाथन ने मेरे लिए पहले से तैयार कर रखी थी। मैंने झोंपड़ी के बाहर आग जलाई। मेरा क्वार्टरनुमा मकान वहाँ से चंद कदम के फासले पर दरख्तों के अकम में था। जब अंधेरा हो गया तो मैं दरख्तों के पीछे से होता हुआ मकान में आ गया। मुझे बत्ती जलाने से मना कर दिया गया था। खामोशी से किचन में जाकर फ्रिज खोला। उसमें मेरे लिए खाना मौजूद था। खाना केले के पत्तों में बंधा हुआ था। मैंने उस पार्सल को वहीं रखा और किचन के दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर बाहर देखा। जब मुझे यकीन हो गया कि वहाँ मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है तो खामोशी से बाहर निकलकर संबल के दरख्त के चबूतरे के अकम में आ गया। पत्थर निकाल कर देखा, मेरा ट्रांसमीटर अपनी जगह मौजूद था। मैंने पत्थर वापस जमा दिया और जल्दी से किचन में वापस आ गया। चावलों का पार्सल उठाया और अपनी झोंपड़ी में आकर रात का डिनर करने लगा। झोंपड़ी में ज़मीन पर बोरिया बिछा था।
اور مچھروں سے بچنے کے لیے انسپکٹر ناتھن نے وہاں ایک جالی دار چادر بھی رکھ دی تھی۔ شروع رات ہی مچھروں نے مجھے اتنا تنگ کیا کہ مجھے جھونپڑی میں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ مجبوراً میں جنگل والے مکان میں آ کر مسحری والے پلنگ پر لیٹ گیا۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے دروازے کی کنڈی اندر سے چڑھا دی تھی۔ مچھروں سے نجات مل گئی تھی۔ چھت کا پنکھا چل رہا تھا۔ سارا دن کام کرتے کرتے تھک گیا تھا، چنانچہ بہت جلد نیند آ گیا۔ خدا جانے کتنی رات گزر چکی ہوگی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ چاروں طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ سمندر کی طرف سے کسی اسٹیمر کے وصل کی ہلکی سی آواز آئی اور پھر وہی موت کسی خاموشی چھا گئی۔ مسحری کے اندر پنکھے کی ہوا کم آ رہی تھی۔ مجھے پسینہ آنے لگا تھا۔ میں مسحری سے نکل کر پنکھے کے نیچے آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ بانس کی بنی ہوئی آرام کرسی تھی۔ پنکھے کی ہوا کی وجہ سے مچھر غائب تھے۔ اس کرسی پر نیم دراز میں سو گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو صبح ہو رہی تھی۔ جلدی اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا۔ بریف کیس میں سے ٹوتھ پیسٹ نکال کر دانت صاف کیا۔ شیو میں نے جان بوجھ کر نہ بنائی۔ میں اپنے ساتھ جو سگریٹ کاغذات لایا تھا ان کی فیل ہدایت کے مطابق میں نے انسپکٹر ناتھن کے حوالے کر دی تھی تاکہ وہ اس سیکرٹ مشن کی پوری تفصیلات سے آگاہ ہو جائے۔ بریف کیس میں زہریلے سگار پر نظر پڑی تو میں نے سوچا کہ اپنا ساتھ جھونپڑی میں رکھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ میں اسے اپنے ساتھ لے آیا اور جھونپڑی میں بوریے کے نیچے سرہانے کی جانب سے خشک پتوں میں چھپا دیا۔ کھاڑی کی اس خفیہ جیٹی پر کام کرتے ہوئے مجھے 3 دن ہو گئے تھے اور ابھی تک میں اپنے مشن کے بارے میں کوئی لائن آف آپریشن طے نہ کر سکا تھا۔ انسپکٹر ناتھن سے بیچ رات کو ایک ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ رات کے اندھیرے میں مجھے ملنے میری جھونپڑی پر آیا تھا۔ ہم کوارٹر کے اندھیرے کمرے میں جا کر باتیں کرتے رہے تھے۔ وہ ایک ہی بات پر زور دے رہا تھا کہ میں جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے دشمن کے ایجنٹوں کے بارے میں آل کلیئر کا سگنل دوں تاکہ یورینیم کا بکس ابدوز سے نکال کر بذریعہ طیارہ احمد آباد پہنچایا جا سکے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ سنہری موقع میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ میں ابدوز کے ساتھ یورینیم کے بکس کو بھی تباہ کر دینا چاہتا تھا، لیکن میرے اس آپریشن کی راہ میں 2 رکاوٹیں حائل تھیں۔ پہلی رکاوٹ یہ تھی کہ میرے پاس کوئی ایسا انتہائی تباہ کن طاقت والا آتش گیر ٹائم بم نہیں تھا جسے میں ابدوز میں کسی جگہ رکھوں۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ اگر میرے ہوتے ہوئے یعنی میری وہاں موجودگی کے دوران اگر ابدوز تباہ ہو جاتی ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کا اثر میرے مشن پر بھی پڑے گا بلکہ ہائی کمان کو مجھ پر شک ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ مجھے میرے اہم ترین عہدے سے ہٹا کر کسی دوسری سیٹ پر تعینات کر دیا جائے۔ مجھے شام کو بھی مرنا تھا اور لاٹھی کو بھی بچانا تھا۔ اس قسم کی تضاد اور تذبذب کی صورتحال سے میں پہلے شاید ہی کبھی دوچار ہوا تھا۔ جب انسپکٹر ناتھن نے مجھ سے دشمن ایجنٹوں کی کھوج کے سلسلے میں میری پیش رفت کا پوچھا تو میں نے اسے سنجیدگی کے ساتھ کہا کہ مجھے ایک آدمی پر شک ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا موقع دو۔ ہو سکتا ہے 2-1 روز بعد میں کسی نتیجے پر پہنچ سکوں اور دشمن کے ایجنٹ کی نشاندہی کر سکوں۔ یہ میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ 2 دن بعد 11 اکتوبر کا دن آ رہا تھا اور اس روز رات کے 10 بجے مجھے اپنے ملک سے بعض کا خفیہ سگنل موصول ہونا تھا۔ انسپکٹر ناتھن نے اصرار کیا کہ میں اپنی رفتار تیز کر دوں اور دشمن ایجنٹ کو گرفتار کرنے میں ان کی مدد کروں۔ میں نے انسپکٹر ناتھن سے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی ساتھی بھی مزدوروں میں موجود ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مزید کھوج لگاؤں اور ایک ہی وقت میں دونوں ایجنٹوں کو پکڑنے کی کوشش کروں۔ انسپکٹر ناتھن نے سگریٹ فائل پڑھنے کے بعد مجھے واپس کر دی تھی جسے میں نے اپنے بریف کیس میں سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ یہ بریف کیس میں نے کوارٹر کے پلنگ کے نیچے ویران کمرے کے کونے میں ایک بوری کے نیچے چھپا دیا تھا۔ 11 اکتوبر کا دن آ گیا۔ آج رات 10 بجے وائرلیس پر میرا رابطہ اپنے باس سے ہونے والا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ پہلے باس کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اس سے مشورہ لوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس عرصے میں نے مزدوروں میں سے سنبھالی ایجنٹوں کا سراغ لگانے کی ایک لمحے کے لیے بھی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ 11 اکتوبر کی شام کو میں چھٹی کرنے کے بعد اپنی جھونپڑی میں آ گیا۔ میں دعا مانگ رہا تھا کہ ناتھن ملنے نہ آئے۔ اس کے آ جانے کا خطرہ تھا کیونکہ اسے ملے 2 دن ہو گئے تھے۔ میں نے انسپکٹر ناتھن سے ایک بال پوائنٹ اور کاپی حاصل کر رکھی تھی کہ کسی وقت مجھے کوئی یادداشت نوٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ چیزیں میں نے ٹرانسمیٹر پر اپنے ملک کے مربوط پیغام لکھنے اور اسے بعد میں ڈیکوڈ کرنے کے لیے لی تھی، کیونکہ پیغام طویل ہونے کی صورت میں اسے زبانی ڈیکوڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ٹرانسمیٹر پر پیغام وصول کرنے کا خطرناک کام میں جھونپڑی میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہاں اگر کوئی بھی دیوار کے باہر کھڑا ہوا تو وہ میری اور وائرلیس پر آنے والے پیغام کی آوازیں سن سکتا تھا۔ چنانچہ جب رات کو 9 بج گئے
तो मैं झोंपड़ी से निकल कर दरख्तों के दरमियान अपने क्वार्टरनुमा मकान में आ गया। बॉल पॉइंट और कॉपी मैंने पहले ही वहाँ रख दी थी। वक्त का तयन मैं अपने उस रेस्टोरेंट से कर रहा था जो मैंने इंस्पेक्टर नाथन से वापस लेकर अपने पास रख लिया। 9:30 बजे तक मैं पलंग के करीब आराम कुर्सी पर अंधेरे में पंखे के नीचे बैठा रहा। जज्बाती दबाव की वजह से मैं कुछ गर्मी महसूस करने लगा था। 9:30 बजे उठकर मैं कमरे से बाहर निकला और अंधेरे में बरामदे में आ गया। मैंने खड़े खड़े बाजू ऊपर उठाकर यूं अंगड़े लिया जैसे नींद को आने की दावत दे रहा हूँ। ये इस ख्याल से कि अगर अंधेरे में मेरी कोई निगरानी कर रहा है तो उसे शक न हो कि मैं अंधेरी रात में बरामदे में किस लिए आया हूँ। मैंने अकाबी नज़रों से आसपास के दरख्तों के अंधेरे को खंगाला। मेरे अंदाजे के मुताबिक वहाँ कोई नहीं था। फिर मैं बेहद मोहतात हो गया। वहाँ कोई भी हो सकता था। मैं अपने सर के बालों में उंगलियां फेरता वापस अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। इसके बाद किचन में आ गया। यहाँ भी अंधेरा था। मैंने किचन के अगबी दरवाजे को ऐसा से खोलकर बाहर देखा। दरख्तों के नीचे गहरा अंधेरा था और खामोशी छाई हुई थी। दूर किसी दरख्त पर से कोई परिंदा अपने परों को फड़फड़ा कर उड़ा और फिर यह आवाज़ गायब हो गई। मेरे कान फिजा के सन्नाटे पर और आंखें अंधेरे में सुंबुल के दरख्त पर लगी थीं। मैं दरवाजे में बैठ गया और पंजों के बल सुंबुल के दरख्त की तरफ चलने लगा। घास शबनम की वजह से गीली हो रही थी। फासला ज़्यादा नहीं था लेकिन मैं कदम कदम आगे बढ़ रहा था। आखिर सुंबुल के दरख्त के अकब में पहुंचकर साकत होकर सांस रोक लिया। फिर गर्दन घुमाकर माहौल का जायजा लिया। किसी तरफ से कोई आहट तक महसूस नहीं हो रही थी। मैंने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर चबूतरे का पत्थर निकालकर घास पर रख दिया। फिर अंदर से छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर जेब में डाला। पत्थर को दोबारा उसकी जगह पर जमाया और उसी तरह पंजों के बल चलता हुआ वापस अपने किचन में आ गया। किचन में आकर मैंने इत्मीनान का एक लंबा सांस लिया और दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दिया। अब मैंने दोनों कमरों का अंधेरे में ही पूरी तरह जायजा लिया। जब इत्मीनान हो गया कि तमाम दरवाजे बंद हैं तो पलंग वाले कमरे में आकर बिछौने पर बैठ गया। ट्रांसमीटर सामने रखकर कॉपी और बॉल पेन निकाल लिया। मैं मोमबत्ती जलाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। घड़ी देखी। फास्फोरस की धीमी धीमी चमक वाली सुइयां रात के 9:45 बजा रही थीं। एक एक सेकंड एक एक घंटा बनकर गुजर रहा था। सिर्फ यह खदशा था कि कहीं इंस्पेक्टर नाथे ना आ जाए। वो पिछली दफ़ा रात के 10:15 बजे मेरी झोंपड़ी में आ गया था। वक्त इंतहाई सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। खुदा खुदा करके घड़ी ने 10 बजे। मैंने ट्रांसमीटर का नाना सा बटन दबाकर उसका छोटा सा सुई जितना एंटीना थोड़ा सा ऊपर कर दिया। भारत के वक्त के मुताबिक ठीक 10 बजे ट्रांसमीटर से हल्की सी टर्न की आवाज़ दोबारा हुई। मैंने बॉल पॉइंट की नोक कॉपी के कागज़ पर रख दिया और ट्रांसमीटर को कान के साथ लगा लिया। ट्रांसमीटर में से हल्की सी आवाज़ आई, चरणदास, हेलो चरणदास, मैं रामपुर से बोल रहा हूँ। मेरा नंबर है। यह मेरा बॉस था और मुझे वायरलेस पर इस तरह से पैगाम दे रहा था जैसे भारत के अंदर कोई शख्स किसी चरणदास को रामपुर से किसी दूसरे शहर टेलीफोन कर रहा हो, क्योंकि नंबर उसका कोड नंबर था। मैंने आहिस्ता से ट्रांसमीटर के साथ मुंह लगाकर कहा, मैं चरणदास बोल रहा हूँ। हेलो हेलो। यह गुफ्तगू पंजाबी में हो रही थी। फिर मैंने अपना कोड नंबर बता दिया। इसके साथ ही बांस ने मुझे अपना पैगाम नोट कराना शुरू कर दिया। वो पंजाबी में मुझे कह रहा था कि हरनाम कौर बीमार है, रामपुर आकर उसे ले जाओ। अमृतसर वाले सोहन सिंह परसों पहुंच रहे हैं। यह सारा पैगाम जो बाज़ाहिर टेलीफोन पर रामपुर शहर से किसी चरणदास को दिया जा रहा था बमुश्किल 20 सेकंड का था। बास ने यह कहकर पैगाम बंद कर दिया कि आज ही रामपुर के लिए चल पड़ो। मुझे कुछ कहने या पूछने का मौका ही ना दिया। ट्रांसमीटर खामोश हो गया। बास ने जाते जाते मुझे एक नंबर ज़रूर बताया था और कहा था कि इस नंबर पर अमृतसर वाले सोहन सिंह से बात कर लेना। मैंने जल्दी से कॉपी बंद करके सरहाने के नीचे रखी। उसी तरह पंजों के बल जाकर सुंबुल के दरख्त के चबूतरे में ट्रांसमीटर को छुपाकर वापस कमरे में आया। कॉपी निकाली और अब मेरे लिए मोमबत्ती जलाना ज़रूरी था और इसमें कोई हर्ज भी नहीं था। मोमबत्ती की रोशनी में मैंने बांस के वायरलेस पैगाम को डिकोड करना शुरू कर दिया। मरमूज कोड मुझे ज़बानी याद था। मैंने चरणदास को दिए हुए पैगाम के एक लफ्ज़ खोल कर उर्दू में उसका तर्जमा कर दिया। पैगाम यह था, एटमी अब्दोज को यूरेनियम समेत तबाह कर देना लाजमी है। सरहई मजदूरों में संघू नाम का एक ईसाई मजदूर है, अमरीकी एजेंट है, उससे रब्ता कायम कर लिया गया है। उसको अपना कोड नंबर बताकर मिलो, वो तुम्हें 4 पेंसिल बम देगा। उनकी मदद से एटमी अब्दोज को भाग से उड़ा दो। ये तुम्हारा कौमी फ़र्ज़ है। इससे ज़्यादा हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते।
मेरे साथ इस नंबर पर रात को 10 बजे के बाद रब्ता कायम कर सकते हो। मोमबत्ती की रोशनी कागज़ पर पड़ रही थी। मैंने 2-3 बार वायरलेस पैगाम को पढ़ा। सरहाली मजदूर संघों का नाम और बास का बताया हुआ नंबर ज़बानी याद कर लिया। फिर मैंने कॉपी में से उस कागज़ को और उसके नीचे के दोनों कागज़ों को फाड़ कर अलग कर लिया, क्योंकि उन पर मेरी तहरीर का दबाव पड़ चुका था। इन तीनों कागज़ों को जलाकर बाथरूम के सैंक में बहा दिया। मोमबत्ती बुझी और पलंग पर मसेरी के अंदर लेटकर सोचने लगा कि बास ने मुझे जो कठिन जिम्मेदारी सौंपी है, क्या मैं उस पर पूरा उतर सकूंगा। यह इंतहाई पेचीदा काम था। अब दोस्त में पेंसिल बम लगाना मेरे लिए कोई दुश्वार काम नहीं था। असल मसला यह था कि अगर मेरे होते हुए एटमी अब दोस्त तबाह हो जाती है तो यकीनी तौर पर मुझ पर भी शक पड़ सकता था। मेरे लिए कई मुश्किलात पैदा हो सकती थीं, लेकिन अब दोस्त को तबाह करना भी ज़रूरी हो गया था। यह मेरे वतन की सलामती के लिए भी ज़रूरी था, और इससे भारत और रूस के मुआहदा असला यूरेनियम के ज़ाय हो जाने से भारत के एटम बम बनाने का काम भी कुछ अर्सा के लिए अल्तवा में पड़ सकता था। जो मुमकिन है मेरे वतन के मफादात के हक़ में था, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करूँ कि मेरा मिशन भी मुकम्मल हो जाए और मुझ पर शक भी ना पड़े। देर तक इसी उधेड़ मन में लगा रहा। नींद कोसों दूर थी। कोई दरमियान का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। धागे उलझे हुए थे। सिरा हाथ में नहीं आ रहा था। अचानक एक ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में चिपका। मैं उठकर बैठ गया। आखिर कुदरत ने मुझे एक रास्ता दिखा दिया था। मैंने उस नए ख्याल पर सोचना शुरू कर दिया। धुंध चढ़ती चली गई। उलझे हुए धागे सुलझने लगे और सिरा मेरे हाथ में आ गया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया, खुदा ताला का शुक्र अदा किया और इत्मीनान से गहरी नींद सो गया।